चुनाव आयोग ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 224 सदस्य कर्नाटक विधानसभा और राज्य के अगले मुख्यमंत्री के लिए चुनाव 10 मई को होंगे, जिसके नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बार का कर्नाटक विधानसभा चुनाव सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के अलावा जनता दल सेक्युलर के बीच एक करीबी मुकाबला होने वाला है, जिसमें जनता दल सेक्युलर संभावित किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई के नेतृत्व वाली भाजपा भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोपों को खारिज करते हुए राज्य में सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद करती है। इसके अलावा ये चुनाव राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की नीतियों की लोकप्रियता का भी परीक्षण करेगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में पिछला विधानसभा चुनाव मई 2018 में हुआ था, जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हो पाई थी। हालांकि भाजपा 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई, जिसके बाद मौका हाथ लगते देख कांग्रेस और जेडीएस ने क्रमशः 80 और 37 सीटों के साथ चुनाव के बाद गठबंधन बनाया और मुख्यमंत्री के रूप में कुमारस्वामी के साथ सरकार बनाई। हालांकि जुलाई 2019 में कई विधायक अपनी पार्टियों से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए, जिस कारण इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन टूट गया। तब भाजपा ने मुख्यमंत्री के रूप में बीएस येदियुरप्पा के साथ सरकार बनाई, लेकिन उन्होंने भी जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह बसवराज बोमई ने ले ली। कर्नाटक विधानसभा में वर्तमान में सत्तारूढ़ भाजपा के 121 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 70 और उसके सहयोगी जेडीएस के पास 30 सीटें हैं। बीजेपी लिंगायत और ओकालिगा के प्रभावशाली समुदायों के बीच अपने समर्थन के आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो राज्य की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है। और इसी समुदाय को लुभाने के लिए बीजेपी ने हाल ही में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में इन समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है। और वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किए गए 4% आरक्षण को भी खत्म कर दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाती आ रही है और कांग्रेस ने सत्ता में आने पर बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल तक प्रति माह 3000 रुपए देने का वादा भी किया है। पार्टी पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और दलितों को भी लुभाने की कोशिश कर रही है, जो मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनता के बीच सिद्धरामैया की लोकप्रियता को भुनाने की उम्मीद में पार्टी उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश कर रही है। जेडीएस कर्नाटक की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाता रहा है। चुनाव के बाद गठबंधन के लिए अपने विकल्प खुले रखते हुए जेडीएस भाजपा और कांग्रेस दोनों से एक समान रुख बनाए हुए है। पार्टी किसानों के कल्याण और क्षेत्रीय विकास के अपने मूल मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। अगर भाजपा किसी तरह से कर्नाटक में बहुमत हासिल कर लेती है, तो सत्ता पर भाजपा एक बार फिर से अपना कब्जा आसानी से हासिल कर सकती है। लेकिन अगर भाजपा कुछ सीटों से रह जाती है, तो शायद कर्नाटक में भी महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक समीकरण देखने को मिले।